तो बेटा पिछली कक्षा तक हमने सिमुलेशन कंप्लीट कर लिया था। अभी हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक करेंगे, शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग के साथ क्यूइंग मॉडल भी है आपकी बुक के अंदर, शेड्यूलिंग एंड क्यूइंग मॉडल है। ठीक है, तो पहले शेड्यूलिंग करते हैं, बहुत इजी छोटा सा काम है। शेड्यूलिंग में करना क्या है बेटा, हमने जब भी हमें बेटा कुछ टास्क मिले, मल्टीपल टास्क अवेलेबल हैं और वो शॉर्ट ड्यूरेशन के टास्क है, उनको अरेंज करना है कि कौन से टास्क को पहले कंप्लीट किया जाए और कौन से टास्क को बाद में कंप्लीट किया जाए। इस तरीके की शेड्यूलिंग को बेटा, एक तो होता है कि जब आपके पास शेड्यूल करने के लिए वेरिएबिलिटी है, मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप पहले कौन से काम को करोगे और उसके बाद कौन से काम को करोगे, ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। यानी कि एक काम का कंप्लीट होना दूसरे काम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे हमने कोई 4 टास्क परफॉर्म करने हैं, जैसे तुमने 4 सब्जेक्ट पढ़ने, ठीक है, तुम चारों में से कोई भी सब्जेक्ट पहले पढ़ सकते, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको पढ़ना तो उसके लिए पहले इस वाले को भी पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो जब इस तरीके की डिपेंडेंस नहीं होती तब हम ये वाला मॉडल अप्लाई कर सकते हैं जो हम आज सीख रहे हैं, शेड्यूलिंग मॉडल। लेकिन ऐसा ही शेड्यूल करने के, टास्क को सीरीज में अरेंज करने के हमारे पास और भी मॉडल होते हैं। ठीक है, उसमें से 2-3 मॉडल हम और भी अपने सिलेबस के दौरान अगले अगले चैप्टरों में सीखेंगे। कौन कौन से मॉडल आएंगे बेटा, हमारे पास आएगा सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट, ठीक है, पर्ट आएगा, गर्ट आएगा, गैंट मेथड आएगा। तो ये सब वो मेथड है जिनके अंदर हम अपने टास्क को ही शेड्यूल करते हैं। लेकिन ये सब मेथड उन जगह पर भी अप्लाई हो सकते हैं जहां पर आपके पास इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी ना हो कि आप पहले कौन सा टास्क परफॉर्म करोगे, जहां पर एक पर्टिकुलर काम किसी पहले वाले काम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे हमारे पास बेटा 3 टास्क है कि एक व्यक्ति, मान लो फर्नीचर बनाना है, तो एक टास्क है कि वुड कटिंग होगी, दूसरा टास्क होगा उसको हम चेयर की शेप में लेके आएंगे, और तीसरा टास्क होगा उसकी पेंट करना। तो पहले पहले कौन सा काम करना पड़ेगा? फिर क्या होगा, चेयर बनानी पड़ेगी। क्या पहले चेयर बन सकती? नहीं बन सकती। तो पहले क्या करना पड़ेगा, वुड कटिंग ही होगी। तो इसके अंदर सीक्वेंसिंग आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो मॉडल अभी हम सीख रहे हैं बेटा, यहां पर हम कौन सा मॉडल यूज, शेड्यूलिंग एंड क्यूइंग सीक्वेंसिंग होता है, सीक्वेंसिंग मॉडल हम सीखने वाले। फिलहाल हम सिर्फ शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं, और हम कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर हमारे पास इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम पहले कौन सा काम करेंगे, ये हम खुद डिसाइड कर सकें। एक काम किसी दूसरे काम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। ठीक है जी। तो आपके पास बेटा ये मॉडल कहां पर अप्लाई हो सकता है, इंडिपेंडेंट टास्क होने चाहिए। कैसे टास्क होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। हाँ बिल्कुल। साथ में आपके पास इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप कौन से काम को पहले करोगे, कौन से काम को बाद में करोगे, ये आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है जी, यानी कि फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग होगी। इनकी ड्यूरेशन फ्लेक्सिबल नहीं है। ड्यूरेशन फ्लेक्सिबल नहीं है। ड्यूरेशन मतलब काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। वो तो आपको पता है कि इतने समय में काम कंप्लीट होना है। फ्लेक्सिबल बेटा, मेरे पास ऑप्शन है कि पहले मैं कौन सा काम करूं, दूसरा उसके बाद में कौन सा, मैं अपने हिसाब से खुद से अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग के बारे में बात करें, जब फिक्स शेड्यूलिंग होगी तो फिर हम नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, नेटवर्क सीखेंगे, पर्ट सीखेंगे, सीपीएम सीखेंगे। ठीक है जी। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग के बारे में। ठीक है, एक एग्जांपल से बात करते हैं बेटा। मान लो बेटा, हमारे पास जो टास्क है वो है 5 टास्क। टास्क ए, बी, सी, डी और ई। 5 टास्क हमारे पास अवेलेबल हैं। इन 5 टास्क को कंप्लीट करने में जो समय लगने वाला है, यानी कि टाइम टू कंप्लीट, या फिर आप क्या बोल दोगे इसको, ड्यूरेशन। टाइम टू कंप्लीट, इनको कंप्लीट करने में अभी और कितना समय लगने वाला है। तो मान लेते बेटा, एक पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने में 4 दिन का समय लगने वाला है, 5 दिन का समय लगने वाला है, 3 दिन है, 8 दिन है और 6 दिन। एज्यूम्ड फिगर्स। ठीक है, और साथ में आपको देखना है कि इनकी ड्यू डेट्स क्या है, इसकी लास्ट डेट टू परफॉर्म क्या है।
यानी कि टाइम लेफ्ट फॉर लास्ट ड्यू डेट, कितने दिन बचे हैं काम कंप्लीट करने के। काम करने में आपको 4 दिन लगेंगे, लेकिन लास्ट डेट भी तो कुछ होगी, तो उसकी लास्ट डेट हमारे पास है जी। इसका काम कंप्लीट करने के लिए आपके पास 5 दिन अवेलेबल है। काम करने में कितने दिन लगेंगे? 4, लेकिन आपके पास काम करने के लिए दिन कितने अवेलेबल है? तो इसकी ड्यू डेट 5 दिन बाद है, लेकिन आपको कंप्लीट करने में कितने दिन लगने वाले हैं? 4 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, इसकी 5 दिन बाद है बेटा, इसके लिए आपके पास 8 दिन है, इसकी 3 दिन बाद है, इसके लिए आपके पास 5 दिन है, 8 दिन बाद है, इसके लिए आपके पास मान लेते हैं 8 ही दिन है, उसके पास आपके पास 6 दिन है, इसके लिए आपके पास 5 ही दिन अवेलेबल है। ड्यू डेट इसकी 5 दिन में है। ठीक है, तो ये आपके पास डेटा अवेलेबल है। आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से काम को पहले करें, कौन से काम को बाद में करें। हमारे पास बड़े सारे मेथड अवेलेबल है। मेथड कौन कौन से अवेलेबल है बेटा? आप इनकी वैल्यू, आप जो इसके अंदर इवेल्युएशन कर सकते हो, रैंकिंग कर सकते हो कि पहले कौन सा काम कंप्लीट होगा। जरा मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ बेटा। हाँ जी, सिर्फ मेथड समझने के लिए। ये मेथड है बेटा जो हमारे बुक के अंदर अवेलेबल है, और बड़े सिंपल सिंपल मेथड है, नाम से ही समझ में आ जाएगा। पहला मेथड में क्या लिखा हुआ? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा पहले पहले उसको कंप्लीट कर देंगे। तो जिस सीरीज में आपको टास्क दिए हुए हैं, पहले पहले उसी सीरीज में टास्क कंप्लीट करते चलो। ये सारे के सारे काम एक साथ अवेलेबल है आपके पास करने के लिए, सारे के सारे खड़े हुए। आपको बस डिसाइड करना है कि पहले किसको परफॉर्म करेंगे और उसके बाद किसको परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व्ड के हिसाब से चलते हो, तो पहले वही वाला काम कंप्लीट होगा जो काम पहले हमारे पास आया है। तो पहले हमारे पास ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया, फिर ई आया। यानी कि अगर मैं फीफो मेथड के हिसाब से, FIFS के हिसाब से इसको सर्व करूं, इनको कंप्लीट करूं, तो हमारे पास बेटा क्या सीरीज रहेगी? ABCD और ई। तो ए सीक्वेंस क्या रहेगा हमारे पास? ABCD और ई। इनकी ड्यूरेशन कितनी है बेटा? हाँ जी, ड्यूरेशन हमारे पास है 5 8, नहीं सॉरी 4 5 3 8 और 6। 4 दिन, 5 3 8 और 6। अब एक बात बताओ, अगर ये सारे के सारे एक साथ एक गेट पे खड़े हैं, ABCD और ई, और आपने सबसे पहले पहले किसको बुलाया? तो ए का टास्क कंप्लीट करने में कितने दिन का समय लगा? 4 दिन। ठीक है जी, तो ए को हमने अपने टोटल सिस्टम के अंदर कितने दिन अवेलेबल रखा? 4 दिन। लेकिन बी उन 4 दिनों में बार वेट भी कर रहा होगा। समझ में आ रही है बात? और जब ये सिस्टम के अंदर आया तो कितने दिन इसको प्रोसेस करने में लगे? यानी कि बी के लिए जो सिस्टम के अंदर टोटल डेज अवेलेबल है, बी ने टोटल कितने टाइम लगाया? बी के लिए टोटल टाइम कितना लगा हमारा? 9। 4 और 5 आजकल कितने होते हैं? 9 9 ही बोला था। अच्छा मुझे लगा 10 बोला, सॉरी 9। अब आपने बेटा बी का टास्क कंप्लीट कर दिया और उसके बाद किसको बुलाया? सी को। सी ऑलरेडी कितने दिन से वेट कर रहा है? 9 दिन से। 9 और 4 13 तो नहीं बोल रहे थे? टोटल 9 दिन से वो वेट कर रहा है। अब सी को हमने प्रोसेस पे लगाया कितने दिन? 3 दिन। तो टोटल टाइम कितना लगेगा सर? इस पे हो गए 12 दिन। डी को कितना टाइम लगेगा बेटा टोटल? और ई को टोटल कितना टाइम लगेगा? 26। ठीक है जी। अच्छा, ये तो होगी बेटा हमारे पास क्या कैलकुलेशन होगी? ड्यूरेशन। और ये हमारे पास आ गई क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन, यानी कि टास्क ई को कंप्लीट करने में जो एक्चुअल टाइम लगा है वो कितने टाइम में कंप्लीट हुआ है? 26 दिन में कंप्लीट हुआ है, 26 डेज में। तो आपने ए टास्क को 4 डेज में कंप्लीट करा, बी टास्क को 9th डे पे, सी टास्क को 12th डे पर, और उसके बाद डी को 20th, और ई को हमने कंप्लीट करा 26 डेज। ठीक है जी, ये कौन से मेथड से आपने ऐसा करा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, इसके अंदर अगर चेक करना बेटा, एक टाइम मतलब अगर मैं वेट टाइम की बात करूं, टोटल जॉब ए ने 4 दिन का टोटल टाइम लगा, बी में टोटल 9 दिन का टाइम लगा वेटिंग एंड प्रोसेसिंग, सी में वेटिंग एंड प्रोसेसिंग मिला के टोटल कितने दिन हो गए? 12। आपको चाहिए होता है बेटा इस तरीके से सीक्वेंस बनाना कि आपका ये जो टोटल टाइम लग रहा है जॉब्स के ऊपर, ये कम से कम लगे। कैसा लगे? कम से कम। जरा इन सबको ऐड करके एक बार बताना। क्यूमुलेटिव जॉब ए के लिए 4 दिन, जॉब बी के लिए टोटल कितने दिन लगे? 9 दिन, जॉब सी के लिए टोटल लगे 12 दिन, डी के लिए लगे 20 दिन, और 26 के लिए लगे, ई के लिए लगे 26 दिन, 71। तो 5 जॉब को कंप्लीट करने के लिए हमारी जो टोटल ड्यूरेशन बनती है वो होती है 71 डेज। तो एक जॉब की एवरेज ड्यूरेशन कितनी बनेगी? 14 पॉइंट
14.2। आपको इस तरीके से सीक्वेंसिंग करनी है, इस तरीके से शेड्यूलिंग करनी है कि ये जो एवरेज टाइम आ रहा है ना पर जॉब को कंप्लीट करने का, ये आपका मिनिमम रहेगा। एवरेज टाइम मिनिमम बोल लो या टोटल टाइम आपको क्या करना है, मिनिमम रखना है। तो फिलहाल आपके पास अगर 5 टास्क आ जाते हैं तो एक टास्क को कंप्लीट करने में आपका जो एवरेज टाइम लगता है वो 14.2 है। किसी के लिए 4 है, किसी के लिए 26 भी तो है, किसी जॉब के लिए 4 है और किसी के लिए 26 भी है। तो एवरेज हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, 14.2। 5 जॉब के लिए कौन से मेथड से हमने निकाला बेटा अभी अपना टाइम, P4। चलो अगला टाइम देखते हैं। अगला टाइम, अगला मेथड देखो क्या नाम, क्या मेथड है बेटा, SPT। SPT इज शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, यानी कि ड्यूरेशन, जिसमें सबसे कम समय लगता है। जैसे तुमने बेटा अगर रिवीजन करनी होती है तो और तुमसे बोला जाए पहले पहले कौन सा चैप्टर करो, सर सबसे पहले छोटा चैप्टर करो ताकि फटाफट हो जाए, जिसमें सबसे कम समय लगेगा। तो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम बेटा आपको बताना है के हिसाब से। अब जरा करो, अगर शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से काम करोगे तो सबसे पहले पहले किसको कंप्लीट करोगे, सी। तो हमारे पास सीक्वेंस बन रहा है सी, उसके बाद ए, फिर बी, ई और डी। तो सी, ए, बी, ई और डी। तो बेटा अगर मैं बी मेथड के हिसाब से चलूं, ये था FIFS। अब हम क्या बात करें, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। बताओ बेटा क्या सीक्वेंसिंग लगाई सर हमने, हमने लगाया सबसे पहले पहले सी, फिर हम प्रोसेस करेंगे ए, फिर हम प्रोसेस करेंगे बी, फिर हम प्रोसेस करेंगे ई और फिर हम प्रोसेस करेंगे डी। ठीक है जी। तो जरा इनके टाइम बताओ, ड्यूरेशन बताओ, प्रोसेसिंग टाइम बताओ। तो ड्यूरेशन इनकी लगने वाली है हमारे पास, सी के लिए 3 दिन, ए के लिए 4 दिन, बी के लिए 5 दिन, ई के लिए 6 दिन और डी के लिए 8 दिन। जरा इनका बेटा क्यूमुलेटिव टाइम देखें, टाइम टोटल जो लग रहा है इनका। तो इसके लिए तो 3 दिन लगे, 4 दिन इसको और लगेंगे, 3 दिन के बाद काम शुरू होगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, इसके लिए 7 दिन, इसके लिए टोटल टाइम कितना हो गया 12, इसके लिए टोटल टाइम कितना हो गया, और इसके लिए टोटल टाइम हो जाएगा बेटा हमारे पास 26। जरा टोटल बताएं, 66। और बेटा अगर आप एवरेज टाइम बताओगे तो एवरेज टाइम कितना आ जाएगा इसमें, 13.2। कौन सा मेथड से हमने कैलकुलेशन करी है, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। इसके अंदर ही सबसे कम आएगा एवरेज। ठीक है जी, आगे देखो तीसरा मेथड, मिनिमम ड्यू डेट, जिसकी ड्यू डेट सबसे जल्दी है। और वैसे सबसे ज्यादा सीरियस मेथड तो यही है, जो काम सिर के ऊपर खड़ा हुआ है पहले वही तो परफॉर्म होगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं, जो काम बिल्कुल जल्दी से जल्दी परफॉर्म होना चाहिए उसको पहले परफॉर्म करेंगे। चलो जरा देखो सर, सबसे जल्दी किसको परफॉर्म करने की जरूरत है। अरे ड्यू डेट में बेटा बड़ी गड़बड़ है यहाँ पर, मैं थोड़े से चेंज करता हूँ ड्यू डेट को। बिल्कुल सेम सेम हो गया ना सारे, 5 5 5 3 बार ही आ गया मेरे पास। इसको 6 ले लेते हैं और इसको 9 दिन ले लेते हैं और इसके ले लेते हैं 7 दिन। चलो, तो मिनिमम ड्यू डेट, जिसकी ड्यू डेट सबसे जल्दी है बेटा, फर्स्ट टास्क को कंप्लीट करना है अगले 6 दिनों के अंदर अंदर, सेकंड टास्क को कंप्लीट करना है 9 दिनों में, सी टास्क को कंप्लीट करना है अगले 5 दिनों में, डी को कंप्लीट करना है अगले 8 दिनों में, ई को कंप्लीट करना है 7 दिन में। जिसकी ड्यू डेट सबसे पहले है, सबसे पहले पहले उसी को परफॉर्म किया जाएगा। तो सबसे पहले पहले हम किसको परफॉर्म करेंगे, सी को। तो बेटा ये हमारे पास रैंकिंग होती जा रही है कि पहले हम ए को परफॉर्म करेंगे। चलो 1 2 3 करते हैं, 1, फिर उसके बाद सी को परफॉर्म करा, ए को परफॉर्म करा, फिर चाय मंगवाए, फिर उसके बाद हाँ जी ई को परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद परफॉर्म करेंगे बेटा डी को, और आखिरी में परफॉर्म करेंगे बी को। तो हमारे पास बेटा सीरीज बनी सी, ए, बी, ई, डी, बिल्कुल सेम सीरीज आ गई है। तो हाँ जी, मेथड का नाम क्या है बेटा हमारे पास, मिनिमम ड्यू डेट। इसको लीस्ट ड्यू डेट भी बोल सकते हैं। हाँ जी, तो सेम सीरीज बनेगी बेटा, ये सी, ए, बी, ई, डी, वही 3 4 5 6 एंड 8। ये बेटा हमारे पास ड्यूरेशन है। और अगर आप इसका क्यूमुलेटिव कैलकुलेट करते हो तो क्यूमुलेटिव कितना हो जाएगा बेटा, 3 7 12, वही 18 26, एवरेज भी सेम टू सेम आएगा 66/4।
5 13.2। लास्ट कम फर्स्ट सर्व, ये कोई मुश्किल चीज लग रही है? फीफो का बिल्कुल अपोजिट तो है, जो सबसे पहले पहले आया पहले पहले उसको कर दो कंप्लीट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, लास्ट कम, तो जो सबसे आखिरी में उसको कंप्लीट कर दो कंप्लीट। तो सबसे पहले पहले कौन कंप्लीट हो जाएगा, ई बी सी बी ए। और इसको जब कंप्लीट करेंगे तो ड्यूरेशन भी फिर वही लगेगी, 6 8 3 5 और 4। और क्यूमुलेटिव कैसे बनेगा, क्यूमुलेटिव सर क्यूमुलेटिव बनेगा 6 8 14 और 3 17 और 5 22 और 4 26। इनकी एवरेज करेंगे फिर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। इसमें थर्ड नंबर पे ई है, अच्छा मेरे को लगा बिल्कुल सेम ड्यूरेशन आ गई। तो इसमें ई और फिर बी ऊपर, ई और बी, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 5। चलो ड्यूरेशन चेंज होगी शायद। तो 6 और 7 बेटा हमारे पास कितने हो गए, 13 13 और 5 18 और 8 26। एक बार टोटल चेक करें, सेम आ रहा है, नहीं एक एक्स्ट्रा आ रहा है, ये हो गया 67। ठीक है चलो। लास्ट में डी मेथड था बेटा हमारे पास, लास्ट कम फर्स्ट सर्व। लास्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होगा, सबसे पहले पहले ई कंप्लीट होगा, फिर डी कंप्लीट होगा, फिर ई सी कंप्लीट होगा, बी कंप्लीट होगा और ए कंप्लीट होगा। इनका टोटल करेंगे 90 आ रहा है, 85। तो 85/5 करना पड़ेगा, 17 आएगा एवरेज। तो ये लीफो मेथड में है। आखिरी मेथड मैं बताता हूं, मेथड ई। बेटा आपको लगाना है लीस्ट स्लैक। स्लैक सर, स्लैक क्या है? स्लैक होता है रिलैक्सेशन, कितनी अवेलेबल है। जैसे अगर आप बेटा टास्क ए को देखो ध्यान से, तो उसको कंप्लीट करने में समय कितना लगेगा, 4 दिन। लेकिन आपके पास जो समय अवेलेबल है उसको करने के लिए वो कितने दिन का है, 6 दिन। यानी कि मेरे पास 2 दिन रिलैक्सेशन की अवेलेबल है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, काम कंप्लीट करने में 4 ही दिन लगने हैं, लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए मेरे पास तो 6 दिन बचे हुए हैं ना। तो आपको क्या देखना है, लीस्ट स्लैक देखना है। तो हम उसके लिए क्या निकालेंगे, पहले स्लैक निकालेंगे। स्लैक मतलब रिलैक्सेशन का टाइम कितना अवेलेबल है। ये रिलैक्सेशन नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव मतलब मान लो काम कंप्लीट करने के लिए, जैसे यहां पर है, काम कंप्लीट करने के लिए हमारे पास दिन है कम, ड्यू डेट है 5 दिन में, और टास्क कंप्लीट होगा 7 दिन में, तो वो तो नेगेटिव स्लैक आ गया। रिलैक्सेशन का क्या टाइम है इसमें, तो उसको पहले पहले करना पड़ेगा। जिसका रिलैक्सेशन का टाइम सबसे कम होगा सबसे पहले पहले हम उसको परफॉर्म करेंगे। तो जरा स्लैक ढूंढो, ड्यू डेट माइनस ड्यूरेशन, ड्यू डेट माइनस ड्यूरेशन। तो ड्यू डेट है 6 दिन में, प्रोसेसिंग का टाइम लगेगा सिर्फ 4 दिन। तो आपके पास 2 दिन अवेलेबल है, 4 दिन यहाँ पर अवेलेबल है, 2 दिन यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर कोई दिन अवेलेबल नहीं, 0। और यहाँ पर कितने दिन अवेलेबल है, 1। -1 नहीं, 1 है ना बेटा, 7 - 6, 7 दिन है काम करने के लिए, और 6 दिन में काम कंप्लीट होगा। तो स्लैक के हिसाब से यहाँ पर क्या होगी अब, रैंकिंग। तो अब स्लैक के हिसाब से बेटा सबसे पहले पहले किसको परफॉर्म किया जाएगा, हाँ जी, सबसे सबसे पहले पहले 0 वाले को, जिसके लिए कोई स्लैक अवेलेबल नहीं, कोई रिलैक्सेशन का टाइम अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले पहले किसको परफॉर्म करेंगे, डी को। फिर उसके बाद परफॉर्म करेंगे ई। फिर उसके बाद बेटा ए और सी में से किसी को भी आर्बिट्रेरली हम सिलेक्ट कर सकते हैं, थर्ड और फोर्थ कर लो। और फिर उसके बाद आखिरी में कौन परफॉर्म होगा, बी। तो हमारी सीक्वेंस क्या बनेगी, डी ई सी और ए बी, डी ई सी ए और बी, डी ई सी ए और बी। जरा इनकी ड्यूरेशन बताएं, डी ई सी ई ए 4 और बी की है बेटा हमारे पास 5। जरा इनका बेटा क्यूमुलेटिव टाइम बताएं, 8 और 6, टोटल करें 86। एवरेज टाइम सबसे कम आना चाहिए प्रोसेसिंग में। मुश्किल काम तो नहीं लग रहा ना, बहुत इजी है तो टास्क, ठीक है।
बेटा वो डेटा के हिसाब से मिलेगा, डेटा होगा तो लगा पाएंगे, फिलहाल वाले डेटा पे नहीं लगे। वो तब लगता है जब आपका ड्यूरेशन चेंज किया जा सकता हो, जैसे एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम लगा लिया वर्कर ने, तो आपने उसकी ड्यूरेशन जल्दी कंप्लीट करवा दी, एक्स्ट्रा टाइम दे दिया वर्कर को, ओवर टाइम की पेमेंट करी और काम जल्दी कंप्लीट करवा लिया, तब लगता है वो डायनेमिक। डायनेमिक मतलब जहां पर चेंजेस हो सकते हैं। आओ जी बेटा, एक बारी इलस्ट्रेशन नंबर 31 करनी नहीं है पूरी, लेकिन आप इस सवाल के अंदर मुझे इसको ध्यान में रख करके मुझे ये 5 मेथड अप्लाई करोगे नोटबुक के अंदर करके। क्वेश्चन ने मांगे भी नहीं है, नहीं नहीं अभी करना है, होमवर्क नहीं है बेटा, क्लास वर्क। घर पे करने के लिए होगा तो मैं सवाल मार्क ही कर दूंगा ना सीधा। हाँ जी, कौन कौन से मेथड है बेटा हमारे पास? सबसे पहले पहले FIFS के हिसाब से करो इसको। दूसरा है बेटा हमारे पास शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। हाँ जी, मिनिमम ड्यू डेट। हाँ जी, फोर्थ मेथड है बेटा हमारे पास लीफो, लास्ट इन फर्स्ट सर्व। और आखिरी में बेटा हमारे पास क्या है? लीस्ट स्लैक। बेटा इसमें शब्द देखो, शब्द यूज किए गए हैं, मैं शब्द का मतलब बता देता हूँ। हाँ जी, सामने देखो बेटा, क्या निकाला है? 5 जॉब हमारे को दे रखी है, फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस विच विल मिनिमाइज द मीन फ्लो टाइम। अब मीन फ्लो टाइम क्या होता है बेटा? ये जो आपने 8 घंटे, ये जो क्यूमुलेटिव टाइम निकाला है, इसको फ्लो टाइम कहते हैं। टोटल फ्लो में कितना टाइम था, टोटल ड्यूरेशन, क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन। और जब आपने इसकी एवरेज करी है ना, ये क्या हो गया? मीन फ्लो टाइम। ठीक है जी। तो ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का क्यूमुलेटिव फ्लो टाइम, और जब आप उसका एवरेज कर दोगे तो फिर वो मीन फ्लो टाइम आ जाएगा। ये जो एवरेज हमने करी है ये सिंपल एवरेज है, ये वेटेड एवरेज भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन को वेट खुद से प्रोवाइड करने पड़े। ठीक है, वेटेड एवरेज वाला भी, इस वाले सवाल के अंदर वेट्स दे रखे हैं, लेकिन मैंने उसको कॉपी नहीं किया। फिलहाल आप इसको इसी तरीके से करो जैसा भी सिखाया गया। 5 मेथड है बेटा FIFS के हिसाब से, टोटल फ्लो टाइम और मीन फ्लो टाइम निकालो। शॉर्टेस्ट, स्लैक नहीं लगा पाओगे फिलहाल, स्लैक के लिए हमारे को ड्यू डेट चाहिए, ड्यू डेट नहीं है। फिर ऐसे तो मिनिमम ड्यू डेट वाला भी, हाँ, या फिर मैं दे दूं डेटा, बना देते हैं, चलो। ये ड्यू डेट दे रहा हूँ बेटा मैं इसमें। लो जी, अब सारे लगा दोगे। सीक्वेंसिंग बताओ बेटा, FIFS की बेटा पहले सीक्वेंसिंग क्या रहेगी FIFS में? सीक्वेंसिंग बेटा हमारे पास शेड्यूल करेगा 1 2 3 4 5, और इसका टोटल टाइम कितना आ रहा था? 24। डिवाइडेड बाय 5 करा तो एवरेज टाइम हमारे पास आ गया कितना? 56। ओके। SPT के अंदर बेटा प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से हमने करना है, तो सबसे पहले पहले बेटा परफॉर्म होगी जॉब 2, फिर उसके बाद परफॉर्म होगी 3, फिर परफॉर्म होगी 5, फिर परफॉर्म होगी बेटा 4, और लास्ट में परफॉर्म करेंगे 1। इसका टोटल टाइम कितना है? 214। और डिवाइडेड बाय 5, एवरेज कितना हो गया? 40.8। मिनिमम ड्यू डेट के हिसाब से सेम, 2 3 5 4 1, और इसका भी यही आएगा 214/5। लास्ट के हिसाब से बेटा 5
4 3 2 1, इसका टोटल टाइम कितना आया? 268 और एवरेज कितना है इसका? 53.6 और लीस्ट स्लैक 4 का, क्योंकि स्लैक हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर स्लैक निकाल दूं तो बेटा स्लैक हमारे पास होता है ड्यू डेट माइनस में प्रोसेसिंग टाइम। तो ड्यू डेट माइनस प्रोसेसिंग टाइम 2 1 3 -2 और 0। तो बेटा लीस्ट प्रोसेस स्लैक टाइम के हिसाब से 4 5 2 1 और 3 कितना? एवरेज टाइम कितना आया? 59.6। अब बेटा जो लीस्ट टाइम होता है ना, हमेशा वो किसमें नजर आएगा आपको? इसमें शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से नजर आएगा, एसपीटी के हिसाब से। क्यों कुछ ना ऐसे बैठ, ऐसे बैठ जैसे क्लास में बैठ, जीडी नहीं चल रहा है। हाँ जी। तो बेटा हमने स्लैक कैलकुलेट कर, हमने सारे मेथड के हिसाब से करते हैं। और जो आपका जो मिनिमम टाइम आएगा बेटा फ्लो टाइम, वो कहां से मिलेगा हमारे को? शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से ही मिलेगी। ठीक है जी। लेकिन ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए तो भी कर लिया है ये क्वेश्चन, लेकिन इतना नहीं है। आपने फर्स्ट पॉइंट तो इसका सही कंप्लीट करा। इसमें क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा था? 5 जॉब्स का बेटा आपको सिंगल मशीन शेड्यूलिंग है। फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस विच विल मिनिमाइज द मीन फ्लो टाइम। तो हमने मीन फ्लो टाइम हमने कैलकुलेट कर दिया और वो एसपीटी से ही आएगा आपका हमेशा। अगर क्वेश्चन आपसे सीधा पूछे कि मिनिमम वाला ही बताना है, तो हम सीधा कौन सा सॉल्व कर सकते हैं? एसपीटी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका सॉल्व हो गया, लेकिन अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब जरा मैं पूरे क्वेश्चन को स्क्रीन पे डालता हूं। बेटा इस क्वेश्चन में अब हमारे पास है वेट्स। वेट्स अवेलेबल है। तो जब वेट अवेलेबल हो तो फिर हमारे को सीक्वेंसिंग यानी कि शेड्यूलिंग किस तरीके से करनी है? बेटा वैसे तो आपने शेड्यूलिंग एसपीटी मेथड में क्या सीखा था? एक यूनिट के ऊपर, एक जॉब के ऊपर जहां पर सबसे कम टाइम लगेगा, सबसे पहले पहले हम उसको परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम परफॉर्म कर रहे थे जॉब 3 को, तो इस तरीके से हम चल रहे थे। लेकिन जैसे ही वेटेड एवरेज मेथड बेटा आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो उस टाइम दो चीजें बदल जाएंगी। एक तो जब आपकी रैंकिंग होगी कि पहले किसको परफॉर्म करें, तो वो टोटल टाइम के हिसाब से नहीं करना, आपको वेटेड प्रोसेसिंग टाइम लेना है। सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम नहीं लेना। कौन सा प्रोसेसिंग टाइम लेना है? वेटेड प्रोसेसिंग टाइम। तो पहले तो आपको जो रैंकिंग करनी है वो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से करनी है, बट वो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम कौन से वाला होना चाहिए? वेटेड। तो शॉर्टेस्ट वेटेड प्रोसेसिंग टाइम, उसके हिसाब से आपकी सीक्वेंसिंग बनेगी। और उसके बाद जब अपना फ्लो ढूंढोगे, तो फ्लो ढूंढने के लिए भी आपको वेटेड एवरेज यूज करनी है, सिंपल एवरेज यूज नहीं करनी। जैसे आपने यहां पर तो क्या किया, आपने इन सबको ऐड किया। सिंपल एवरेज में तो यही होता था ना, है ना? इन सबकी वैल्यू ढूंढी और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर वेटेड एवरेज ढूंढना होता तो क्या करना पड़ता सर? हमको फ्लो टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ता वेट से। जैसे अगर तुम वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढते थे, कैसे ढूंढते थे बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट? सर हमारे पास प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट को हम वेट से मल्टीप्लाई करते थे, हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट। फिर हम क्या करते थे? प्रोडक्ट का सिग्मा, हाँ, सिग्मा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सिग्मा वेट, इस तरीके से करते थे। टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। आपको यहां पर एवरेज के टाइम पर भी यही करना है, बस इस बार ही हमारे पास एवरेज करते टाइम प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, फ्लो टाइम है। कौन सा टाइम अवेलेबल है? तो फ्लो टाइम मल्टीप्लाई में वेट करेंगे, प्रोडक्ट आएगा, उसका सिग्मा करेंगे, सिग्मा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सिग्मा वेट। तो हमारे पास सिग्मा, हमारे पास क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज फ्लो टाइम। प्रॉफिट का वेटेड एवरेज करना है तो प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना है। फ्लो टाइम का वेटेड एवरेज करना है तो फ्लो टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले चैप्टर के अंदर हमने अपने एफएम के अंदर क्या सीखा था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वहां पर कॉस्ट होती थी तो उसको वेट से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो जिसका भी वेटेड एवरेज करना है उसको वेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर फ्लो टाइम का वेटेड एवरेज करना है तो फ्लो टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स क्या रहेंगे? सबसे पहले पहले वो सीख लेते हैं। स्टेप 1, कंप्यूट वेटेड प्रोसेसिंग टाइम। वेटेड प्रोसेसिंग टाइम, सर वेटेड प्रोसेसिंग टाइम कैसे आएगा?
प्रोसेसिंग टाइम बेटा आपके पास है, उसको डिवाइड करना है वेट से। आप इसको इजी रेफरेंस के लिए क्या समझ सकते हो कि 30 घंटे का समय लग रहा है 1 यूनिट बनाने में, तो 1 यूनिट बनाने में कितना समय लगेगा। 8 घंटे का समय लग रहा है 2 यूनिट बनाने में, तो 1 यूनिट बनाने में कितना समय लगेगा। 10 घंटे का समय लग रहा है 1 यूनिट बनाने में, तो 1 यूनिट बनाने में कितना समय लगेगा। 28 घंटे का समय लग रहा है 2 यूनिट बनाने में, तो 1 यूनिट बनाने में, इसको आप क्या समझ रहे हो, एवरेज टाइम पर यूनिट निकाल दिया है। तो वेटेड प्रोसेसिंग टाइम, तो हमारे पास बेटा अगर मैं वेटेड प्रोसेसिंग टाइम की बात करूं तो मेरे पास जॉब्स हैं 5। टाइम में वेटेड प्रोसेसिंग टाइम, हाँ जी। तो बेटा हमारे पास जॉब है 1 2 3 4 एंड 5। तो पहला स्टेप अप्लाई कर रहा हूं मैं। प्रोसेसिंग टाइम बेटा क्वेश्चन ने आपको दे रखा है 38 10 28 एंड 16। तो बेटा ये हो गया प्रोसेसिंग टाइम, और इसका अगर मैं वेट से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा वेटेड प्रोसेसिंग टाइम, टीपी डिवाइडेड बाय वेट। तो वेट हमारे पास टीपी है बेटा 30 घंटे 1 यूनिट बनाने के लिए, तो 30 4 10 14 और यहाँ पर कितना 5.33। तो अब जब आप सीक्वेंसिंग करोगे तो टोटल प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से नहीं, वेटेड प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से सीक्वेंसिंग करोगे। अब बनाओ जरा शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से, बनाओ जरा आपकी सीक्वेंस। 2 3 हाँ जी। 2 5 स्टेप 2, शेड्यूल विद शॉर्टेस्ट वेटेड प्रोसेसिंग टाइम। शॉर्टेस्ट बेटा, वैसे तो हम शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम लेते थे जो कि ये होता था, लेकिन अब आपको किसके हिसाब से करना है, शॉर्टेस्ट वेटेड प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से, इसके हिसाब से हमने बात करी। तो बनाओ जरा शेड्यूल। सबसे पहले पहले किसको परफॉर्म करेंगे, इसको 2 2 को, यस। तो जॉब 2 पहले सब परफॉर्म होगी बेटा, उसके बाद 5 3 4 1। तो ये हो गया बेटा हमारा सीक्वेंस सेट हो गया। अब उसके बाद जरा बताओ प्रोसेसिंग टाइम कितना लगना है। सर टाइम तो वही लगेगा 30 घंटे। 10 30 घंटे, अच्छा 2 के लिए 8 घंटे, 5 के लिए बेटा लगेंगे 16 घंटे, 3 के लिए लग रहे थे 10 घंटे, 4 के लिए लग रहे थे 28 घंटे, और 1 के लिए लग रहे थे कितने घंटे, 30 घंटे। इतनी बात समझ में आती है। ओके, फ्लो टाइम बताओ, फ्लो टाइम। 8 सर 8 घंटे और 16 घंटे मिला के कितने हो गए, 24 और 10 34 और 28 62 92 62 सर 62 एंड 92। अब देखो अगर आप यहाँ पर सिंपल एवरेज करते हो तो बेटा हमको क्या करना होता है, हम सिर्फ फ्लो टाइम को ऐड कर देते हैं और फ्लो टाइम को ऐड करके नंबर ऑफ अपने इवेंट से डिवाइड कर देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज। फ्लो टाइम अवेलेबल है, वेट वेट अवेलेबल है बेटा, क्वेश्चन में आपको दे रखा था 1 2 1 2 3। वेट है बेटा हमारे पास 1 2 1 2 3। तो फ्लो टाइम मल्टीप्लाई बाय वेट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, प्रोडक्ट। कैसे निकाला हमने, फ्लो टाइम मल्टीप्लाई बाय वेट। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48 प्लस 34 प्लस 124 प्लस 276 276। टोटल बताओ बेटा, सिग्मा प्रोडक्ट आ जाएगा ये आपके पास। सर ये पीरियड हम रिस्पेक्टिवली नहीं बेटा, जो दे रखे वही रहेंगे। अच्छा हाँ सॉरी, मेरी मिस्टेक है बेटा, मुझे लगा हमने उसी प्रोसेस सीक्वेंस में लिखे हुए, ये गलती होगी बेटा एक।
वेट बेटा जॉब वाइज लेने हैं, जो हमने टास्क शेड्यूल करे। टू के लिए वेट है बेटा हमारे पास 2। हाँ, 2 के लिए वेट है हमारे पास 2। 5 के लिए वेट है बेटा हमारे पास 3। 3 के लिए हमारे पास वेट है 1। 4 के लिए हमारे पास वेट है 2 और 1 के लिए वेट है 1। करो जरा मल्टीप्लाई करो। 16 प्लस 72 प्लस 34 प्लस 124 प्लस 92। अभी जरा एक सबको ऐड करो। ये है बेटा सिग्मा प्रोडक्ट, 58 और यहां पर आएगा सिग्मा वेट। 2 हाँ जी, सिग्मा वेट 2 3 5 6 और 3 9। तो अगर आपको वेटेड एवरेज फ्लो टाइम ढूंढना है तो वेटेड एवरेज मीन फ्लो टाइम जो हमको चाहिए होता है एवरेज ढूंढने के लिए, क्या आएगा? सिग्मा प्रोडक्ट अपॉन सिग्मा वेट। कितना आया? 37.5 37 चेक करें एक बार सर। हाँ, 37.55। ठीक है जी, तो 37.55, 50 नहीं 55। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? एक बार फिर से देखो सर, हमने वेटेड प्रोसेसिंग टाइम का मीन कैसे किया बेटा? जब आपके पास वेट्स अवेलेबल होंगे तो पहला चेंज तो ये है कि आपका जो सीक्वेंस आपने बनाना है वो एसपीटी के हिसाब से नहीं बनाना, वेटेड एसपीटी के हिसाब से बनाना। ठीक है जी, वेटेड। अब वो वेटेड कैसे निकलेगा सर? हमने पहले ढूंढ लिया वेटेड प्रोसेसिंग टाइम, उसका फिर हम शॉर्टेस्ट के हिसाब से बनाएंगे। वेटेड प्रोसेसिंग टाइम हमने कैसे ढूंढा है? अगर 30 घंटे लगते हैं एक यूनिट के लिए तो फिर एक के लिए कितना लगेगा? 8 घंटे लगते हैं 2 के लिए तो फिर एक के लिए कितना लगेगा? इस तरीके से हमने कैलकुलेशन करी है। एक एक यूनिट पे जहां पे सबसे कम समय लगेगा पहले हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो समझने का तरीका ये, फॉर्मूला आपने पेपर में क्या अप्लाई करना है? प्रोसेसिंग टाइम डिवाइडेड बाय वेट। तो हमने देखा भैया सबसे कम समय जो लग रहा है वो जॉब 2 पे लग रहा है, तो पहले हम 2 को परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद 5 को परफॉर्म करेंगे, फिर 3 को, फिर 4 को और आखिरी में परफॉर्म करेंगे 1 को। तो ये बेटा हमारा सीक्वेंस सेट हो गया। जब सीक्वेंस आपका सेट हो गया तो बेटा उसके बाद हमने क्या करना है? फ्लो टाइम हमारे को ऑलरेडी क्वेश्चन है दे रखा है 38 10 28 और 16 के हिसाब से हमने अपना फ्लो टाइम भी लिख दिया। फ्लो टाइम को बेटा हमने वेट से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास वेटेड फ्लो टाइम आ गया। फिर वेटेड फ्लो टाइम का एवरेज करने के लिए हमने क्या करा सर? वेटेड फ्लो टाइम यानी कि 338 डिवाइडेड बाय सिग्मा प्रोडक्ट अपॉन में सिग्मा वेट। हमारे पास वेटेड एवरेज फ्लो टाइम आ गया। कौन से वाला? वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज में क्या करते थे ना, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते। बेटा हमारी बुक के अंदर इसका केवल एक ही सवाल है। ठीक है, तो जरा एक उस एग्जांपल को वापस से पकड़ते हैं बेटा, जो हमने एग्जांपल सबसे पहले पहले समझने के लिए लिया था। अगर इस सवाल के अंदर हाँ जी, इस सवाल के अंदर बेटा अगर मैं आपको वेट्स प्रोवाइड कर दूं, इसका बेटा वेटेड वेटेड मीन फ्लो टाइम बताओ। वेटेड मीन फ्लो टाइम स्टेप्स क्या अप्लाई करने हैं? 2 स्टेप में काम हो जाएगा बेटा। पहले स्टेप में आपको क्या ढूंढना है? प्रोसेस वेटेड प्रोसेसिंग टाइम, क्योंकि क्या आएगा? टोटल प्रोसेसिंग टाइम डिवाइडेड बाय वेट। उसके हिसाब से बेटा आपने अपनी शेड्यूल बना लेने। शेड्यूलिंग होने के बाद आपको फ्लो टाइम भी पता चल जाएगा। फ्लो टाइम का हमने क्या करना है? पहले वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको वेटेड एवरेज कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्या करा बेटा, अपना सीक्वेंस सेट करा। पहले सीक्वेंस सेट हो गया शॉर्टेस्ट वेटेड प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से, उसका प्रोसेसिंग टाइम लिखा। प्रोसेसिंग टाइम से हमने क्यूमुलेटिव करा तो हमारे पास फ्लो टाइम आ गया।
फ्लो टाइम को वेट से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गए, प्रोडक्ट का सिग्मा करा और डिवाइड कर दिया उसको सिग्मा वेट से। तो सिंपल स्टेप है, जरा इस वाले सवाल पर इसको अप्लाई करें। प्रोसेसिंग टाइम अवेलेबल है और वेट अवेलेबल है। सबसे पहले पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, यहीं पे कर लो, वेटेड एवरेज प्रोसेसिंग टाइम की कीमत, वेटेड प्रोसेसिंग टाइम, वेटेड प्रोसेसिंग टाइम कैसे करेंगे? पहले इसको सर सीक्वेंस में करेंगे ना। सीक्वेंस बेटा बाद में लगेगा ना, पहले तो वेटेड प्रोसेसिंग टाइम निकालेंगे तभी तो सीक्वेंस बनेगा। 2.5 क्या चीज? ये देखो पहला स्टेप ही बेटा वेटेड प्रोसेसिंग टाइम था, वेटेड प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से सीक्वेंस बनेगा ना। पहले बेटा आपको वेटेड प्रोसेसिंग टाइम चाहिए। सर वेटेड प्रोसेसिंग टाइम कैसे आएगा हमारे पास? ड्यूरेशन अपॉन वेट। हाँ जी, तो बेटा आपके पास 4 दिन का समय लग रहा है 2 यूनिट बनाने के लिए, तो एक के लिए कितना हो गया? 2, 2.5 2.5 3 4 एंड 1.5, हाँ 1.5 आ रहा है ना। तो अब मेरे पास वेटेड प्रोसेसिंग टाइम अवेलेबल है, इससे मेरे पास क्या बन जाएगा? सीक्वेंस सेट हो जाएगा मेरा। तो जॉब बेटा कौन सी कैसे कैसे परफॉर्म होंगी? सर सबसे पहले पहले हम परफॉर्म करेंगे ई, ए फिर हम परफॉर्म करेंगे ए। तो इस केस के अंदर बेटा हमारे पास जो प्रोसेसिंग टाइम बनता है, ये तो हमने सीक्वेंस सेट कर दिया इसके बेसिस पे। यस अब फ्लो जो हमारे पास ड्यूरेशन है बेटा, प्रोसेसिंग टाइम जो है, प्रोसेसिंग टाइम बेटा ई को परफॉर्म करने में 6 दिन, ए को परफॉर्म करने में 4 दिन, बी को परफॉर्म करने में 5 दिन, सी को परफॉर्म करने में 3 दिन और डी को परफॉर्म करने के अंदर 8 दिन का समय लगेगा। फिर हमने ढूंढना होता है फ्लो टाइम। 10 15 6 और 4 10 और 5 15 और 5 3 18 26 और 8 26। फिर फ्लो टाइम को बेटा वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट हमारे पास थे क्वेश्चन के अंदर 2 2 1 2 एंड 4। तो फ्लो टाइम मल्टीप्लाई बाय वेट करना है। तो आपने गलती निकाल वेट। हाँ फिर से वही वाली गलती कैसे? अरे मैं तो ये चेक कर रहा हूँ तुम लोग ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे हो। हाँ जी जरा वेट बताएंगे बेटा। 4, ए के लिए बेटा हमारे पास है 2, फिर बी के लिए हमारे पास है 2, सी के लिए हमारे पास है 1 और डी के लिए हमारे पास है 2। फ्लो टाइम, ओ फ्लो टाइम मल्टीप्लाई बाय वेट। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 30 18 एंड 52। जरा टोटल बताएं। 144 और सिग्मा वेट 10 11। तो बेटा वेटेड मीन फ्लो टाइम, वेटेड मीन फ्लो टाइम 144 बाय 11 कितना आ रहा है? 13.09। कोई दिक्कत तो नहीं अब इसके अंदर मेथड में सवाल, लेकिन बेटा किताब के अंदर एक ही है तो वो एक ही करना पड़ेगा, उसके अंदर दूसरी कोई चॉइस है नहीं हमारे पास। बाकी स्कैनर के अंदर आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो मिलेंगे उसके अंदर आपको इसका जरूर नोट क्वेश्चन मिलेगा। चलो बेटा अगला टॉपिक भी अगली क्लास में शुरू होकर के खत्म भी हो जाएगा, इसी का ही मॉडल, इसी का ही पार्ट है। क्या नाम है उसका? क्यूइंग मॉडल्स।